नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के ज़माने में। मैं समझता हूँ इस समय जो डेमोक्रेटिक कंट्री अपने आप को कहते हैं, उनमें सबसे बड़ा मैसेक्रे जनसंहार हुआ है। और ये वैसा ही जनसंहार हुआ है जैसे जलियांवाला बाग कभी हुआ था। आप सोच कर देखिए कि एक 250 लोग, 250 लोग मरणासन स्थिति में हैं। 27 की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है, ऐसा वहाँ की खबरें हैं, जबकि खबरें दबाई गई होंगी। और 200-250 लोग ऐसी स्थिति में हैं कि उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। कुछ तो गोलियों से मरे, सीधी गोली चलाई गई। जिस ग्राउंड में वो इकट्ठे हुए थे वहाँ चारों तरफ से गोलियां चलाई गई, और गोलियां चलाकर भीड़ को, या जो संख्या थी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन प्रोटेस्टर्स को वहां से हटाने की कोशिश की गई। और प्रोटेस्ट भी वो क्या कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई जिन पहाड़ों पर हम रहते हैं, जहां हमारा निवास स्थान है, वहां के खनिज आप पूरे देश में इस्तेमाल करते हो, वहाँ का जल आप पूरे देश में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के मिनरल आप पूरे देश में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से बनी हुई बिजली पूरे देश में आप बांटते हैं, और हम महरूम हैं। हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए क्यों नहीं है? हमने क्या अपराध किया है? अब इस बात को लेकर लंदन में विरोध हुआ, और लंदन में भी ये विरोध, मतलब लंदन के छोटे छोटे शहरों में विरोध हुआ, और ये कहा गया कि हम आज़ादी लेकर रहेंगे, हम आज़ादी लेकर रहेंगे, हम देश के साथ नहीं रहना चाहते, और तुमको देनी पड़ेगी। तुम चोर हो, तुम बदमाश हो, तुम माँ का, बहन का, जो हो सकता था वो सब कुछ यूके में हुआ। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और संसार के कई देशों में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं। वो प्रदर्शन में एक ही डिमांड है कि हमें चाहिए आज़ादी, हम नहीं रह सकते ऐसे जनसंहारियों के साथ। मैं बात कर रहा हूँ रावलाकोट की। अब रावलाकोट मैसेक्रे उसको नाम दिया गया है, और रावलाकोट जनसंहार उसको नाम दिया गया है, और वो डिमांड कर रहे थे। इससे पहले शहबाज शरीफ ने, अभी पीछे भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लीथल फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया था। और शहबाज शरीफ से जब बात हुई, उन्होंने बीच में बात कर दी थी और एक डिक्लेरेशन साइन कर दिया था, और ये कहा था कि हाँ, तुम्हारे रेट नॉर्मल कर दिए जाएंगे, जैसे बाकी पाकिस्तान में हैं वैसे तुम्हारे रेट भी नॉर्मल कर दिए जाएंगे, इवन तुम्हें कुछ सब्सिडी दी जाएगी। जब लंबा समय बीत गया तो ये तो कुछ समय दिया गया था कि इतने समय में कर देंगे। जब लंबा समय बीत गया तो 8 जून को फिर प्रदर्शन हुआ, और 8 जून के प्रदर्शन में वो सब इकट्ठे हुए, और उन्होंने कहा कि भैया फ्लैश पॉइंट आप देखो, आपने एक प्रॉमिस किया था, आप उस प्रॉमिस को पूरा करिए। हम यहाँ मरे जा रहे हैं, आप वो कर रहे हो। मन नहीं माने। टोटल बहुत सारे लोगों की उसमें हत्याएं, मतलब जब वो कर रहे थे तो मिलिट्री उनको रोक रही थी। मिलिट्री जब रोकने का प्रयास कर रही थी तो वो 8-10 हज़ार लोगों की मिलिट्री लगा दी गई। और इतना तो हमारे यहाँ अभी देखो, वो कॉकरोच पार्टी के लिए 1,000 लोगों को ही लगाया गया, 8 से 10 हज़ार लोग वहाँ पर लगाए गए। मैं बात कर रहा हूँ पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। इसको पहले समझना चाहिए। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का मतलब है गिलगिट बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद। गिलगिट बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद, ये समझना चाहिए। ये 4 क्षेत्रों का पाकिस्तान ने भी कुछ वर्ष पहले ही गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग प्रांत बनाया, और इनको पीएके कहा, पाक अधिकृत कश्मीर या पाक का आज़ाद कश्मीर। तो जो वो पाक आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, वो गिलगिट बाल्टिस्तान को हटाकर बात करते हैं, मीरपुर मुजफ्फराबाद की बात करते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जो क्षेत्र है वो या तो कश्मीर का हिस्सा है या जम्मू का हिस्सा है। गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख का हिस्सा है। हमारे यहाँ भी जो गिलगिट बाल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद की सीटें थी, क्योंकि हम मानते हैं कि वो पूरा क्षेत्र हमारा है, जो सीटें थी उन सीटों को खाली रखा गया है। उन्होंने भी उन सीटों को खाली नहीं रखा, उन्होंने नई काउंसिल बनाकर पाकिस्तान में कुछ लोगों को कहा कि 12 सीटें हम लगाएंगे। इस बात का विरोध शुरू हुआ कि आप हमारे सिस्टम में मैनिपुलेट क्यों करना चाहते हो, हम आज़ाद कश्मीर हैं। पाकिस्तान केवल हमारा प्रोटेक्टरेट है, बाकी पाकिस्तान कुछ नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए जब छोटे छोटे ग्रुप्स कर रहे थे तो एक ज्वाइंट अवामी कमेटी बनी, जिसको JAAC कहा,
ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडरान हैं जो मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा हिस्सा है और हम हिंदुस्तान से अलग हुए थे और हिंदुस्तान तुमने ये सब कुछ किया, इसलिए तुमने प्रॉमिस किया था कि अलग रहेगा। और लंबे समय तक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात लिखी थी कि भाई वो लोग तय करेंगे कि वो हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बाद में पाकिस्तान ने फौजें लगाकर उन पर कब्जा कर लिया और वहां डेमोग्राफी चेंज कर दी। डेमोग्राफी चेंज करने के बाद पाकिस्तान ने वहां फौजें लगाई और वहां के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान आज थोड़ा बहुत भी जी रहा है तो वो भारत के उस हिस्से पर जो कि पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा किया था, और दूसरा सिंध जहां मैक्सिमम हिंदू हैं। अदर ये दो हिस्से अगर उसके पास से निकल जाते हैं तो पाकिस्तान में कुछ बचता नहीं है। इस्लाम के अलावा कुछ नहीं, मिले इस्लाम खाओ, इस्लाम पियो, इस्लाम सो, इस्लाम नहाओ, इस्लाम से धो, इस्लाम पहनो, इस्लाम ओढ़ो, क्योंकि वो हर चीज को इस्लाम के नाम से ही करके लेकर आते हैं। इसीलिए यूएनएससी में कल भारत ने सीधा क्रिटिसाइज किया कि यूएनएससी का अस्थायी सदस्य वो हो गया है। अस्थायी सदस्य होने के नाते अफगानिस्तान की बात उठाना, अपने हितों को वहां पर्सनली उठाना, विश्व शांति के लिए काम ना करना, ये सारी चीजें पाकिस्तान मिसयूज कर रहा है और जम्मू कश्मीर को लेकर वो गलत तरीके से इनका इस्तेमाल कर रहा है। वो इस्लाम के नाम से ये लोगों को भड़काता है और दूसरे देशों में वो अपने आप को इस्लाम का पैरोकार मानता है, तो अफगानिस्तान में भी डिस्टर्बेंस करता है, भारत में भी डिस्टर्बेंस करता है। ये भारत ने खुलकर कहा कि तुम बेईमान हो और तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम ढिल्ला पैदा नहीं करते हो, तुम केवल लूट के माल पर चलते हो। ये बात इस्लाम के नाम से ही वो सारा कुछ चलाते हैं, इस्लाम के नाम से ही वो बांग्लादेश में कर रहे थे, इस्लाम के नाम से भी कर रहे हैं, और इस्लाम उन्हें कुछ देता नहीं है। कहाँ है पता नहीं उनका परवरदिगार, ये पता नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब इस तरह का वो हुआ तो रावलपिंडी में उन्होंने फायरिंग कर दी और फायरिंग करके खुली फायरिंग कर दी। वहां लोग कह रहे हैं जनरल डायर ने भी इतने खुलकर फायरिंग नहीं की थी जितना फायरिंग उन्होंने कर दी। आप सोचो, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ हैं, ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर्स कहाँ हैं, संसार भर के रीजनल कंसर्न की जो बातें करते हैं वो कहाँ हैं, और कहाँ हैं वो पश्चिमी देश जो भारत में जिनको दिखाई देता है, उनको क्या पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं दिखाई देता, उनको पाकिस्तान के अंदर नहीं दिखाई देता कि चारों ओर से घेर कर 8000 लोगों ने गोलियां चलानी शुरू करी, भगदड़ में बड़ी संख्या वहां से भाग गई, भगदड़ में मर गए और बहुत सारे लोगों को सीधी गोलियां लगी। आप सोचिए कि किसी को नहीं दिखता। लेकिन ये विवाद पूरा पीछे से, मैं समझता हूं कि नेहरू जी को मरहूम हो गए, उनको कौन याद करे और क्यों याद करे, लेकिन वो दे तो गए हैं ये कलेश, और वो कलेश हम झेल भी रहे हैं। वो तो मोदी जी बैठ गए तो धारा 370 डाइल्यूट कर दी गई, 35 कैपिटल ए वगैरह हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को एक इंटीग्रेटेड स्टेट बना दिया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों को हुकूक दे दिए गए, राइट दे दिए गए, महिलाओं को हुकूक दे दिए, बच्चों को हुकूक दे दिए, वहां डेवलपमेंट के रास्ते खोल दिए। जो भारत के पास बचा पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा भी नेहरू जी की ही देन थी। जब कबायली भेष में उनकी सेना ने हमला किया तो जम्मू कश्मीर के लोग भारत के साथ खड़े थे। भारत के साथ खड़े होने के नाते उनको वो करना था। महाराजा हरि सिंह ये कह रहे थे कि भारत फौजें भेज रहा है, मैं कमांडर इन चीफ हूं मेरे स्टेट का, मुझे इनकी कमांड दे दो, मैं अभी इनको बाहर निकाल दूंगा। नेहरू जी कह रहे थे नहीं, शेख अब्दुल्ला बहुत अच्छा आदमी है, और शेख अब्दुल्ला जो जेल में था, शेख अब्दुल्ला जो जेल में था और वो लड़की छेड़ने के चक्कर में जेल में था, मतलब ऐसी जेल में नहीं था। ऐसा कहते हैं कि वो छेड़छाड़ के मामले में उनके खिलाफ उसके खिलाफ मुकदमा हुआ था, या चलिए वो छेड़छाड़ वाला मामला वेल प्रूफ्ड नहीं हो सकता, लोगों का कहना ही है, लेकिन वो देशद्रोह के मामले में जेल में था। नेहरू जी को वो अच्छा लगता था, नेहरू जी ने उसको स्वतंत्र करवाया, उसको वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। और महाराजा हरि सिंह जिन्होंने विलय किया, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, उनको कहा कि नहीं तुम तो विलय कर चुके हो, इसलिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता, भारत की फौजें लड़ेंगी। अब उनको किसने सलाह दे दी? वो यूएनएससी चले गए। यूएनएससी में जाकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए तो यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडियन पाकिस्तान बन गया और उसने वहीं सीज फायर कर दिया, जबकि भारतीय सेनाएं उधर बढ़ रही थी बड़ी तेजी से। और अगर सही से नेतृत्व हो जाता तो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर तो छोड़ दी, ये हो सकता है कि हम लाहौर भी कब्जा कर लेते, और ये तो कई बार हो चुका है। लेकिन नेहरू जी यूएनएससी चले गए, हम तो शांतिप्रिय देश हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, हम किसी के साथ लड़ेंगे नहीं, हम किसी के साथ भिड़ेंगे नहीं, हम सेनाएं रखेंगे नहीं।
और उसके बाद एलओसी बन गई, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, लाइन ऑफ कंट्रोल बनने के बाद वो उधर और ये इधर, ये स्थायी हो गया। इससे पहले की कहानी ये है कि 60 वर्ष के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान को अंग्रेजों ने महाराजा हरि सिंह ने से 1935 में लीज पर लिया था, क्योंकि उनको रशिया और मिडिल ईस्ट से समस्या थी, मिडिल कंट्रियों से समस्या ही थी, इस्लाम के नाम पर वो बढ़ते थे और रशियन वहां पर घुस आते थे, हुंजा वगैरह में वो टैक्सेस भी ले लेते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि पूरे देश को बचा, मतलब ये फोर्सेस अंदर ना आ जाएं, इस्लामिक फोर्सेस अंदर ना आ जाएं या फिर रशियन फोर्सेस अंदर ना आ जाएं, इसके लिए महाराजा हरि सिंह से 60 साल के लिए लीज लिया। लेकिन 12 वर्ष ही हुए थे कि हम आज़ाद हो गए। आज़ादी के समय पर वो लीज खत्म हो गई। मेजर घनसार सिंह वहां पहुंचे, भेजा गया उनको गवर्नर बनाकर। पहला गवर्नर मेजर ब्रिगेडियर घनसार सिंह बने थे। ब्रिगेडियर घनसार सिंह को यह खबर मिली थी कि मेजर विलियम ब्राउन वहां पर है और मेजर विलियम ब्राउन अंग्रेजों की तरफ से वहां काम कर रहा है और ये चूंकि हमको वापस दे दिया, वहां रसद है, वहां सामान है, वहां खाना पीना है, वहां सब कुछ है और ये सब कुछ है वहां पर, तो फिर हम लोगों को सीधे जाना है, फिर आगे देखेंगे। मेजर ब्राउन ने वो रसद सब समाप्त कर दी और वो झंडा लेकर पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तानी कबायलियों का वो नेतृत्व करते हुए उसने हमला कर दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान में ब्रिगेडियर घनसार सिंह की गिरफ्तारी हुई और उधर से कबायलियों का हमला हो गया, उनकी हत्या कर दी गई और कबायलियों का हमला हो गया। कबायलियों के हमले के बाद वो इस तरफ बढ़े, वैली की तरफ बढ़े, तो वैली में मुसलमानों ने ही खबरें भारतीय सेना को दी, जिसका परिणाम निकला कि भारतीय सेना एक्टिव हो गई। लेकिन उससे पहले लगातार महाराजा हरि सिंह ये कह रहे थे कि इसकी कमान मेरे हाथ में होनी चाहिए, मैं राज्य का संरक्षक हूं। और मजे की बात यह है कि जम्मू कश्मीर का राज्य पहले तिब्बत को फतेह कर चुका था, चाइना की फौजें को हरा चुका था और चुशूल की ट्रीटी हो चुकी थी। आप सोचिए कि नेहरू जी से पहले, या मैं कहूं कि भारत के स्वतंत्र होने से पहले तक का ये स्टेटस था कि मानसरोवर झील हमारे पास है, कैलाश के उस तरफ चाइना है और इस तरफ हम हैं, और ये जो तिब्बत है ये प्रोटेक्टोरेट है जम्मू कश्मीर का। इसीलिए जब जम्मू कश्मीर का अधिमिलन हुआ तो तिब्बत के प्रोटेक्टोरेट भारत को बन जाना चाहिए था। लेकिन नेहरू जी तो नेहरू जी हैं, सोते साते अपना सब कुछ हो गया बढ़िया। वो कहते थे घास में एक तिनका नहीं उगता, क्यों इस पर दिमाग खराब कराना। ये सब उनकी मेहरबानी का परिणाम था कि आज पाकिस्तान मेरे लिए नासूर बना हुआ है, गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद नासूर बना हुआ है और वहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट वहां हिंदू नहीं कर रहा, वहां प्रोटेस्ट करने वाले मुसलमान हैं। वो मुसलमान जो ये चाहते हैं कि वो भारत के साथ आ जाए, वो मुसलमान जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से एटलीस्ट उनको छुटकारा मिल जाए। लेकिन इस्लाम के नाम से ये सब कुछ कर रहे हैं और इस्लाम के नाम से ही वहां गोलियां चला रहे हैं। ये भारत के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए और विश्व के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, क्या इस्लाम के नाम से ये जनसंहार उचित है? क्या इस्लाम के नाम से तुमने ये जो कुछ भी किया है गिलगिट बाल्टिस्तान या जम्मू कश्मीर में, क्या वो जस्टिफाई किया जा सकता है? सोचने की बात है। लेकिन ह्यूमन राइट वाले कहां हैं? विश्व का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट, मैं समझता हूं कि ये जो मैसेक्रे है रावला, ये अभी जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का, वो विश्व का सबसे बड़ा रावला कोट मैसेक्रे है। पूरा विश्व क्यों शांत है? मैं समझता हूं कि इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इसको आप कोडिफाई कर सकते हैं, पूरे विश्व को दिखाइए कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन इसको होते हैं। आप भारत को चिन्हित करते हो, ह्यूमन राइट वायलेशन का मतलब क्या होता है ये जाइए और रावला कोर्ट में देखिए, पाकिस्तान का हाल देखिए, पूरे विश्व में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहां है वो पश्चिमी देश, कहां है वो कहने वाले कि भारत में माइनॉरिटी कंसर्न है, जब वो अपने में कंसर्न नहीं, माइनॉरिटी कंसर्न कैसा हो सकता? आपका विचार अति उत्तम होगा यदि मुझे मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।